मज़े की रोशनी हो, अच्छी सी कोई किताब देखूं। मोहम्मद अली। तो दोस्तों, किताबों की रहनुमाई की कोशिश मेरी मुसलसल जारी है। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उर्दू सिलेबस के एक यूनिट के बारे में आपको ये बताया कि किन किताबों की मदद से आप उस यूनिट के या उस टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को आप देखें। किताबों के बारे में अगर आपको कोई मालूमात चाहिए, दरकार है, तो आप वहां से हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं किताबों की मदद से जो एक नए सिलसिले के इब्तिदा कर रहा हूं, वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उर्दू सिलेबस के एक टॉपिक के बारे में। एक यूनिट में कई सारे टॉपिक हैं, जुज़वी टॉपिक हैं। उन टॉपिक के एक यूनिट, उन टॉपिक के एक जुज़ के बारे में मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे पेश करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये लेक्चर जो है या ये नोट्स जो हैं मैंने जो तैयार किया उन्हीं किताबों की मदद से तैयार किया है और काफ़ी रिसर्च के ज़रिए से, ताकि हक़ाइक़ आप लोगों को बुनियादी किताबों से मैं उठा करके आपके सामने रखूं। और ताकि आप जब गाइड पढ़ें, गाइड आप जाहिर से पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है पढ़ेंगे ज़रूर, तो आपको उन दोनों से मुताबिकत मिले और एक अच्छी आपकी तैयारी हो और अच्छा नोट्स आपके सामने मौजूद हो। तो दोस्तों, यहाँ से बात शुरू करते हैं हम तारीख़ ज़बान उर्दू के बारे में। तारीख़ ज़बान उर्दू ये जो है अपने आप में ये टॉपिक बहुत ही तवील है। तारीख़ ज़बान उर्दू की जो बात हम करेंगे, उसके जो जुज़ के बारे में बात करेंगे, वो आज हम बात करेंगे सिर्फ हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ पर। मैंने सोचा था कि इन दोनों के टॉपिक पर भी बात करूँगा, यानी प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में और खड़ी बोली के औसाफ के बारे में, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका और वीडियो काफ़ी तवील हुआ, इसलिए मैंने शॉर्ट किया इस वीडियो को और आज हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो तारीख़ ज़बान उर्दू के एक मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, मुश्किल मौजू समझा जाता है, मुश्किल समझा जाता है समझने के लिए, समझाने के लिए, आज यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़रूर आसानी पैदा होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पूरा अपने ऊपर और आपके ऊपर भरोसा भी है। आपकी फ़हम इंशाल्लाह अगर हमारे साथ रही तो आप तारीख़ ज़बान उर्दू के इस मुश्किल टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पेज आपके सामने मौजूद है वो है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। अब हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ में सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंद आर्याई किसको कहते हैं। हिंद आर्याई किसको कहते हैं, ये सवाल बहुत सारे तालिब इल्मों के जहन में होता है। तो हिंद आर्याई किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसके पस मंज़र में जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं विनफर्ड पी लेहमन नामी एक शख्स का नाम लिखा है। विनफर्ड पी लेहमन ये अमरीकी मुहक्किक है जो लिसानियात का माहिर भी है। इसने पूरी आलमी ज़बान को 7 ख़ानदानों में इसने तकसीम किया था। वो 7 ख़ानदान कौन कौन से हैं? पहला है हिंद यूरोपी, और दूसरा अफ्रीकी एशियाई, तीसरा है चीनी तिब्बती, अल्ताई, द्राविडी, ऑस्ट्रो एशियाई और फिनो अग्रिक। तो फिनो अग्रिक ये जो है 7वां है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ये ख़ानदान में इसने पूरी दुनिया के ज़बानों को तकसीम कर दिया। अब ये समझ सकते हैं कि कितना उसने रिसर्च किया होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इन 7 ख़ानदानों में से 6 को छोड़ करके हम लेते हैं एक को, हिंद यूरोपी। हिंदुस्तानी और यूरोपी जो ख़ानदान की ज़बानें हैं उसके बारे में हम देखते हैं। हिंद यूरोपी, अब ये हिंद यूरोपी क्यों, इसको जब जाहिर सी बात है इसने जो 7 ख़ानदान में तकसीम किया तो कुछ न कुछ तो इसमें बातें होंगी। अब जैसे चीनी तिब्बती हैं, आप लोग सुनते होंगे चीनी ज़बान और तिब्बती ज़बान तो लहजे दोनों के सेम लगते हैं, जापानी भी इसी में शामिल है। या इसी तरह द्राविडियन ले लीजिए, अपने हिंदुस्तान की ज़बानें हैं जो जनूबी हिंदुस्तान में बोली जाती है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है। ये तमाम ज़बानें जो हम सुनते हैं तो उनमें जो एक ममासलत दिखती है उनके साउंड में, उनकी आवाज़ों में। तो इस तरह से आवाज़, साउंड और लहजे के हिसाब से या हरूफ और अल्फाज के हिसाब से, सौतियात के हिसाब से
इसने ये ख़ानदानों को तकसीम किया है। तो हिंद यूरोपी जो ख़ानदान है ज़बान के, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये उसने क्यों बनाया। इस यहाँ यूरोपियन जो ज़बानें हैं वो अंग्रेज़ी ज़बानें हैं, और अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी से मुमासलत रखने वाली ज़बानें हैं जो आज हम समझ सकते हैं। कदीम ज़माने में यूनानी लातीनी ज़बानें थी, और हिंदुस्तान में जो ज़बान है वो हमारी असल जो ज़बान है हर कोई जानता है कि संस्कृत ज़बान है, हिंदुस्तान की सबसे कदीम ज़बान या दुनिया की सबसे कदीम तर ज़बान। तो संस्कृत और लातीनी यूनानी ज़बानों में क्या मुमासलत रही कि हिंद यूरोपी उसने बना दिया। अब यहाँ पे देखते हैं उसकी वजह क्यों क्या है। वजह है सौती ममासलत। सौती ममासलत मतलब कि अल्फाज जब बोले जाते हैं, यूनानी को ले लीजिए या संस्कृत को ले लीजिए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ममासलत आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे दो जो लफ्ज़ है, दो मतलब टू, तो यहाँ पर संस्कृत में जब इसको लिखा जाता है तो ये द लिखा जाता है, और यूनानी में लिखा जाता है डियो। तो डेओ, द और दो, ये फारसी लफ्ज़ है, फारसी में भी दो ही होता है, उर्दू में भी उस दो ही। तो ये तीनों को आप देख सकते हैं कि ये तीनों में मुमासलत कितनी ज़्यादा है। यह इसी तरह से आप लोग यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि पिदर जो है, आप फारसी में जानते होंगे, पिदर मतलब होता है बाप, वालिद जिसको कहते हैं, और संस्कृत में कहते हैं पित्र। पित्र मतलब होता है बाप संस्कृत में। और इसी तरह से यहाँ पे यूनानी में जब उसको कहेंगे तो उसको कहेंगे पेटर। तो पेटर, पिदर, पित्र। तो इन तीनों में जो लहजे की या सौत की जो ममासलत है, आवाज़ों की ममासलत है, पा हर एक में देखने को मिली। तो इस ममासलत की बुनियाद पर उसने जो है, लेहमन ने हिंद यूरोपी ख़ानदान का एक अलग किस्म बनाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि हिंद यूरोपी किस वजह से बनाया गया। अब हिंद यूरोपी से आते हैं हिंद आर्याई की तरफ। तो हिंद आर्याई क्यों बना? तो हिंद यूरोपी, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के एरिया ले लीजिए, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। और यूरोप का एरिया आप समझ सकते हैं, पूरा यूरोपियन ममालिक जो यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो आपका यूरोप, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, वो तमाम एरिया। तो इतने बड़े एरिया को उसने एक ख़ानदान बनाया। अब ये इस एरिया में जाहिर सी बात है कई तरह की ज़बानें हैं। तो अब इन कई तरह की ज़बानों के बारे में जो मुताला पेश किया जिस राइटर ने या जिस मुहक्किक ने, वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है हिंदुस्तान आया था जज की हैसियत से 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में जज के हैसियत से यह जब हिंदुस्तान में आया तो ये एक मुस्तशरिक आलिम था। मुस्तशरिक आप लोग जानते होंगे कि मुस्तशरिक उस आदमी को कहते हैं जो अंग्रेज़ हो या यूरोप का रहने वाला हो, मशरक़ी उलूम, मशरक़ी तहज़ीब से उसकी गहरी वाक़फ़ियत भी होती है, यानी यहाँ की ज़बान से, यहाँ की तहज़ीब से भी। हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी जो मशरक़ी दुनिया में मशरक़ का जो हिस्सा समझा जाता है, यह हमारा ही जो हिस्सा समझा जाता है वो मशरक़ ही होता है, और यूरोपियन हिस्से को मगरिब कहा जाता है। आप लोग मैप के ज़रिए से समझ सकते हैं इसको, और आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो विलियम जोन्स ने 1786 में 27 सितंबर 1786 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल में कलकत्ता में वाक़ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, जहाँ पे रिसर्च पेपर या तहकीकी काम हुआ करते थे या इल्मी काम हुआ करते थे, तो वहाँ पर अपना एक मकाला पढ़ा। उसमें ज़बानों के तकाबली मुताले को उसने एक तकाबली मुताला किया हिंदुस्तानी और यूरोपियन लैंग्वेजेस के, कि इसमें ममासलत क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसने बड़े हैरानकुन मतलब ममासलत पेश किया दुनिया के सामने। उसका मकाला काफ़ी मशहूर हुआ कि दुनिया की जो ज़बानें यूरोपियन और हिंदुस्तानी ज़बानें जो हैं उसमें ममासलत बहुत ज़्यादा है यूनानी और संस्कृत में। तो इस तरह से यहाँ से 1786 ईस्वी से या इसके विलियम जोन्स के मकाले के बाद से एक ज़बानों का जो तकाबली मुताले का जो दौर शुरू हुआ वो ज़बरदस्त रहा। और 19वीं सदी में आ करके जो हिंद यूरोपी ज़बानों का जो मुताला पेश किया गया उसका जो निचोड़ पेश किया गया, उस हिसाब से यहाँ पे हिंद यूरोपी ज़बानों की 11 शाखें निकल के आईं, यानी 11 ब्रांचेस
ब्रांचेज इसके थे, 11 एरिया या 11 हिस्सों में इन इंडो यूरोपीय ज़बानों को तकसीम किया गया। और वो 11 शाखें कौन कौन सी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली है कल्टिक, और दूसरी है जर्मानिक, और तीसरी है लातीनी, चौथे यूनानी, अल्बानियाई, बाल्टिक, स्लावी, हटाइत, अनातोलियाई, आर्मीनियाई, हिंद ईरानी, और इसी हिंद ईरानी को ही हिंद आर्याई भी कहा जाता है। और 11वां है तखारी। तो इस ये 11 जो शाखें बनी है 19वीं सदी में, तो यहाँ से शुरू मुताला हुआ हिंद आर्याई के, हिंदुस्तान के अंदर, कि हिंद आर्याई, ये हिंद ईरानी जो ज़बानें हैं इसकी तारीख़ क्या रही है। अब यहाँ से जब मुताला शुरू हुआ तब बात निकल करके आई किसकी, आर्याई कौम की, जो हिंदुस्तान में दाखिल हुई। कब दाखिल हुई और कौन सी ज़बान लेकर के ये हिंदुस्तान में दाखिल हुई। अब यहाँ से हम देखते हैं कि आर्या कैसे दाखिल हुए। थोड़ा सा मैप की मदद लेते हैं। मैप आप लोग समझ सकते हैं, मैप को आप लोगों को देखना आना भी चाहिए। शिमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब कहाँ पे होता है, तो नॉर्थ जो होता है शिमाल वो हमेशा ऊपर होता है मैप के हिस्से में, और जुनूब नीचे होता है, और मशरिक़ जो होता है आपके राइट साइड में होगा, और मगरिब जो होगा वो आपके लेफ़्ट साइड में होगा। तो इतना तो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। उर्दू वालों के सामने साथ ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अब ये जो मैप हमारे सामने है ये है सेंट्रल एशिया का मैप। सेंट्रल एशिया जिसको आप लोग बार बार सुनते होंगे उर्दू की तारीख़ के हिस्से में, उसको मरकज़ी एशिया कहा जाता है उर्दू में। तो आर्या जो थे सबसे पहले जो थे वो वस्ती एशिया में मौजूद थे, यानी वो असल कहाँ के रहने वाले थे, वो वस्ती एशिया। और वस्ती एशिया का जो इलाका है वो यही है, रशिया के ऊपर जो है उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये जो एरिया हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, रशियन मुल्कों का जो हिस्सा है उसी को सेंट्रल एशिया कहा जाता है। अब यहाँ से जब आर्या कूच किया आर्याओं ने, तो वो कहाँ गए, वहाँ से किया सेंट्रल एशिया से, यानी मरकज़ी एशिया से, वस्ती एशिया से यहाँ एशिया कोचक में, एशिया कोचक जो कहते हैं, जो आज जो है टर्की का हिस्सा है, वहाँ से इन्होंने कूच जब किया। ये चूँकि खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो टर्की से कूच किया इन्होंने। कहाँ आए, टर्की से कूच किया ईरान आए। अब ईरान में ये लगभग 1000 साल तक यहाँ पे वो आबाद रह गए, और जब इनकी आबादी बढ़ी तो यहाँ से जब इन्होंने कूच किया तो वो हिंदुस्तान के जानिब गामज़न हुए, और यहाँ पे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान जो है, जो पंजाब और पाकिस्तान का पूरा एरिया है, उस रास्ते से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए। अब आप लोग ये मैप के ज़रिए से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आर्या यहाँ पे कैसे किस रास्ते से आए। तो शुमाल मगरबी रास्ते से हिंदुस्तान में वो दाखिल हुए थे, जिसको पंजाब और पाकिस्तान का एरिया कहा जाता है। ठीक है। अब आर्या मगरिब में या शुमाल मगरबी रास्ते से ये 1500 क़ब्ल मसीह में यहाँ पे हिंदुस्तान में आए। 1500 क़ब्ल मसीह में यहाँ हिंदुस्तान में जब वो आए तो वो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 1500 यानी लगभग 3500 साल पहले हिंदुस्तान में आर्या आए। अब 1500 क़ब्ल मसीह में जब वो आए तो यहाँ पे पंजाब के एरिया में वो रहे, ठीक है, पाकिस्तान के एरिया में रहे। धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, यहाँ शुमाल मगरबी रास्ते से हो करके वो मशरिक़ की तरफ बढ़ने लगे। अब मशरिक़ की तरफ जब बढ़ने लगे तो यहाँ पूरा मशरक़ी हिंदुस्तान या पूरा ये एरिया जो है इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। वो एक थ्योरी आती है कि यहाँ पे पहले द्राविड़ रहा करते थे इस सेंट्रल हिंदुस्तान में, मरकज़ी हिंदुस्तान में, वस्ती हिंद, और उन्होंने उनसे लड़ाई की और द्राविड़ों को क्या किया, जनूबी हिंदुस्तान में उन्होंने खदेड़ दिया और अपना यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो बहरहाल अब यहाँ पे आप लोग यह देख चुके होंगे कि आर्या किस तरह से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और हिंदुस्तान में किस तरह से वो फैल गए। तो 1500 क़ब्ल मसीह में यहाँ पे आर्या हिंदुस्तान में आते हैं और यहाँ पे वो अपनी तहज़ीब और जो ज़बान लेके आते हैं वो संस्कृत ज़बान होती है, और देवी देवताओं की जो वो तहज़ीब होती है उसकी अपनी एक तारीख़ है, वो अलग मुताले का हामिल है।
तो ज़बान जो उनकी थी वो संस्कृत थी। अब संस्कृत ज़बान, आप ये मत सोचिएगा कि उस वक्त भी संस्कृत का नाम संस्कृत ही हुआ करते थे। संस्कृत का नाम उस वक्त संस्कृत नहीं था, बल्कि 5वीं सदी जो 500 क़ब्ल मसीह में पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा, जो आगे मैं बात बताऊंगा, उसमें उसने संस्कृत को भाषा का नाम दिया है। भाषा का, और भाषा ही कहा जाता था, संस्कृत उसका नाम नहीं था। अब यहाँ से आते हैं संस्कृत ज़बान की तारीख के बारे में। आर्य जब हिंदुस्तान में आ गए तो आर्य अब यहाँ से 1500 क़ब्ल मसीह से आए, तो 1500 क़ब्ल मसीह से हमारा मुताला शुरू होता है हिंदुस्तानी ज़बानों के ऊपर। और कदीम हिंदुस्तान की जो ज़बान है, पहली ज़बान है, वो है संस्कृत। तो संस्कृत का मुताला यहाँ से शुरू किया जाएगा 1500 क़ब्ल मसीह। तो 1500 क़ब्ल मसीह से संस्कृत का जो दौर रहा वो रहा लगभग 500 क़ब्ल मसीह तक। 500 क़ब्ल मसीह, अब आगे भी उसका दौर रहा, लेकिन अब असल जो संस्कृत का दौर रहा वो 500 क़ब्ल मसीह, यानी लगभग 1000 साल तक इसका दौर रहा है। तो इस 1000 साल में जो है संस्कृत दो तरह की रही, एक तो मजहबी ज़बान रही और दूसरी इलाकाई ज़बान। मजहबी ज़बान में दो तरह की ज़बान थी, एक वेदक थी, वेदक ज़बान जिसको कहते हैं, जो 4 वेद यहाँ पे थे, यानी 4 वेद थे, उन्हीं को वेदक कहा जाता है। तो वेदक में पहला वेद था ऋग्वेद, और दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो यहाँ पे नाम छूट गया था। तो ये चारों वेदों की ज़बान थी वेदक ज़बान में। अब इसमें एक सवाल आता है सब अक्सर कंपटीशन में कि इन चारों वेदों में फ़ुनून लतीफ़ा के बारे में किस में बात की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेद में हमद खुदा की हमद की गई है, यजुर्वेद में मंत्रों के बारे में बात की गई, और सामवेद में मौसीकी के बारे में बात की गई है। तो मौसीकी के बारे में मौसीकी फ़ुनून लतीफ़ा से ही ताल्लुक़ रखता है। और इसमें जो है अथर्ववेद में जादू टोने की बात की गई है। तो ये सवाल आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये बात आपको याद रखना चाहिए कि किस वेद में फ़ुनून लतीफ़ा की बात की गई है। वो है सामवेद, ठीक है, और 4 वेद हैं। और संस्कृत की जो दूसरी वैरायटी आई वो क्लासिकी संस्कृत हुई। क्लासिकी संस्कृत में रामायण और महाभारत शामिल है। रामायण और महाभारत जो क्लासिकी यानी मजहबी ज़बान नहीं थी, बल्कि ये खालिस अदबी ज़बान थी इसमें। और यहाँ वेदों में भी अदबी ज़बान सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की मिलती है तो वो ऋग्वेद की है। तो आते हैं, तो ये मतलब संस्कृत की जो है मजहबी और क्लासिकी ज़बान की ये हैसियत थी। अब उसी दौरान 1500 से 500 क़ब्ल मसीह के बीच में जो आर्य जो थे वो क्या किए थे, इसी दौरान शुमाल मगरबी हिस्से से निकल करके हिंदुस्तान के मशरिक़ की जानिब अब बढ़े। जैसा कि मैं मैप में दिखा दिया था, मशरिक़ की जानिब जब बढ़े तो उनकी जो बोली थी वो खालिस नहीं रह गई, बल्कि यहाँ के इलाकाई लोग जो थे, चाहे वो द्राविड़ी रहे हों, जो भी कबायली एरिया के लोग रहे हों, उनसे जब वो लोग मिले और खल्त मल्त हुए तो यहाँ से उनकी ज़बान जो है वो उसका खालिसपना वो जाता रहा। तो अब यहाँ से क्या है, संस्कृत के या तीन नई ज़बानें निकल के आईं। कौन कौन सी? पहली उदेचिया थी, दूसरी प्राच्य, और तीसरी जो थी वो मध्य देशिया। अब उदेचिया जो थी वो मगरिब की ज़बान थी, जो शुमाल मगरिब में वहाँ पे आर्य थे वही ज़बान थी, उसको मियारी ज़बान कहा जाता है। और प्राच्य जो थी वो बिल्कुल गैर मियारी, जो मशरिक़ की ज़बान है, यानी जो आजकल बंगाल से लेकर के आसाम, बिहार और उड़ीसा ये सब एरिए हैं, उस एरिया की ज़बान जो थी उसको गैर मियारी कहा जाता था। और मध्य देश जो सेंट्रल हिंदुस्तान है, मरकज़ी हिंदुस्तान, उसको मध्य देश की ज़बान का ये दरमियानी होता था, न गैर मियारी ज़्यादा थी और ना ही मियारी भी थी। तो अब यहाँ से हमें लेना है, हमें याद रखना है, अपने दिमाग में जो रखना है वो मध्य देश की ज़बान को रखना है, नाम को रखना, क्योंकि यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। इसको हमें भूल जाना है दोनों को। अब मध्य देश से जो आगे मैं अगले वीडियोज़ में बात करूँगा, उसी से ही प्राकृत अपभ्रंश शुरू हुई और उसी से जदीद हिंद आर्याई ज़बानें भी निकल के सामने आईं। अब दोस्तों 500 क़ब्ल मसीह तक की ये बात हो गई है।
अब यहाँ से जो 500 कबल मसीह के 500 कबल मसीह तक के सबसे अहम घटना जो एक है वो कौन सी है, वो पाणिनि का अष्ट अध्याय है। पाणिनि जो था ये संस्कृत का एक बहुत ही मशहूर आलिम था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसने जब देखा कि आर्या या हमारी कौम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलती जा रही है और हमारी ज़बान जो है उसका खुलूस जा रहा है, संस्कृत खालिस ज़बान नहीं रह रही है, अवामी ज़बान बनती जा रही है, इससे हमारी पहचान, हमारी ज़बान की पहचान, हमारी तहज़ीब की पहचान ख़त्म होने का डर है। तो उसने क्या किया कि संस्कृत ज़बान के एक कायदा मुरत्तब कर दिया और उस कायदे का क्या नाम रखा, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय इसने 500 कबल मसीह में लिखा। अब यहाँ पे इसने इस किताब को इस वजह से लिखा ताकि संस्कृत ज़बान को इसी कायदे के बुनियाद पर ही पढ़ा और समझा जाए। तो यहाँ से जो है पाणिनि के अष्टाध्याय की जो सख्ती शुरू हुई, संस्कृत ज़बान की जो सख्ती शुरू हुई, और यहीं से संस्कृत ज़बान क्या है, आवाम जो है आवाम में मकबूल होती गई, आवाम से दूर होती गई और अवामी ज़बानों ने अहमियत अख्तियार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस इतनी सख्ती के बाद जो है उसका खुलूस कायम नहीं रह सकता किसी भी ज़बान में। जाहिर सी बात है इलाके का उसमें असर होता ही है। अब अष्टाध्याय का नाम क्यों अष्टाध्याय उसने रखा कि अष्ट मतलब होता है 8 और अध्याय मतलब होता बाब। इसमें चूंकि 8 अबवाब में ये किताब लिखा गया इसलिए इसको अष्टाध्याय का नाम दिया गया, यही इसकी वजह तस्मिया है। और इसमें 4000 सूत्र इसके अंदर हैं, ठीक है। और इसी किताब के अंदर संस्कृत नाम ना लेकर के उसने भाषा का नाम लिया है। तो ये पूरी जो है मालूमात है 1500 से लेकर के 500 कबल मसीह तक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखें, मुकम्मल वीडियो देखें और अपने कॉपी और पेन को ले करके रखें और अपने मुतालिक से इसकी मुताबिकत करें। इंशाअल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।